जय माता दी दोस्तों, मैं आई हूँ वैष्णो देवी यात्रा के दूसरे पार्ट में, जहाँ पे हम माँ के भवन के दर्शन करेंगे। तो कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। जैसे कि सब जानते ही हैं कि जम्मू में एंटर करते ही हमारे प्रीपेड जो मोबाइल हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। तो इस वजह से हम या तो पोस्ट पेड वाला कोई नंबर लेके जाएं अपने साथ, ताकि अपने घर पे बातचीत वगैरह हो सके या नेट चल सके, या फिर हमें वहाँ पे भी जाकर सिम मिल जाते हैं 300 350 का। उसके बाद हमें चाहिए होता है RFID कार्ड। अगर हमने ऑनलाइन बुकिंग करवा ली है पहले से ही तो इजीली हमें वो प्राप्त हो जाता है, क्योंकि अगर रश भी होता है तो वहाँ पे बस स्टैंड के पास या हर एक काउंटर जहाँ से भी कार्ड मिलते हैं तो वहाँ पे अलग काउंटर ओपन किए जाते हैं जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग की होती है। तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है और जल्दी से उनका कार्ड मिल जाता है। और जहाँ तक बात आती है वहाँ पे स्टे करने की, तो श्राइन बोर्ड के द्वारा वहाँ पे निहारिका कॉम्प्लेक्स में या शक्ति भवन में, आशीर्वाद भवन में हमें डोरमेट्री मिल सकते हैं, रूम्स मिल सकते हैं। नहीं अगर यहाँ पे भी जगह मिल रही है तो फिर हमें फ्री की धर्मशाला जो होती हैं वो भी जगह जगह पर हैं, उनमें हमें अपना नाइट स्टे के लिए जगह मिल सकती है। क्योंकि रश के दिनों में बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमें वहाँ पे विदाउट बुकिंग के जगह मिले रुकने की। तो इस वजह से या तो पहले बुकिंग हो जाए, नहीं तो फिर धर्मशाला होती हैं जो वहाँ पे फ्री की, वहाँ पे रुकने की जगह मिल जाती है। जो डोरमेट्री होते हैं उनकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से अगली सुबह 10 बजे तक की होती है, ताकि हम अपना सामान रख सकें या रेस्ट कर सकें। और माता के भवन पे माथा टेक के वापस आके हमें 10 बजे उनको खाली करना होता है। तो उनकी फ़ीस जो होती है, उनके चार्जेस होते हैं 150 रुपये तक के। और हमें इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि चाहे हम यात्रा गर्मियों में कर रहे हों, पर भवन तक पहुंचते पहुंचते वो ठंड हो जाती है। तो इसलिए हमें कोई ना कोई जैकेट, और बरसात का तो कोई पता ही नहीं होता कि किस समय शुरू हो जाए, तो इस वजह से हम छाते का भार उठाएं। बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ पे चलना, क्योंकि थोड़ा सा भी भार बहुत ज़्यादा लगता है, काफ़ी चढ़ाई होती है। तो इस वजह से हमें वहाँ पे 100-150 का रेन कोट मिल जाता है, जो बिल्कुल हल्के से होते हैं, और वही प्रेफर करना चाहिए कि हम वही लेकर ही चलें। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो हमें पालकी या प्रैम की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इस वजह से ऑनलाइन बुकिंग पहले ही हो जानी चाहिए। और अगर बाय चांस आपका प्रोग्राम बहुत जल्दी में बना है तो फिर हमें जो वहाँ पे काउंटर होते हैं वहाँ से ही अपनी बुकिंग करवा के, काफ़ी ज़्यादा हमें मशक्क़त उठानी पड़ सकती है, क्योंकि रश के दिनों में बहुत लाइनें होती हैं। और भवन पे पहुँचने के बाद हमें अटका आरती में भी जगह मिल सकती है जाने की, अगर हम ऑनलाइन पहले से ही बुकिंग कर लें। तो बहुत कम लोग होते हैं, या कह लीजिए बहुत लकी लोग होते हैं जिनको माँ की आरती में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और जैसे हम सबको पता ही है कि जो प्राचीन गुफा है तो वहाँ से दर्शन नहीं करवाए जाते अब, पर वहाँ पे हमें बाहर से दर्शन करने को ज़रूर मिल जाते हैं। बाहर से दर्शन करने पर सामने ही राइट हैंड को भगवान गणेश जी की प्रतिमा है, और थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो अंदर गुफा के हमें हनुमान जी की प्रतिमा दिखाई देती है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सुबह की या शाम की आरती के एक पहले या बिल्कुल बाद में दर्शन के लिए लाइन में ना लगें, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, 2-2 घंटे लग जाते हैं लाइन में। और अगर बच्चे हों तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, और अगर बुज़ुर्ग लोग हैं आपके साथ में तो फिर भी थोड़ा वेट करना ज़्यादा सही रह जाता है। तो चलिए अब दर्शन करते हैं माँ की प्राचीन गुफा के। जय माता दी। माँ के दर्शनों के लिए जो हमें लाइन में लगना पड़ता है, तो उस व्यवस्था को बहुत अच्छा कर दिया गया है कि हम अब माँ के अच्छी तरह से दर्शन कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा परेशानी भी नहीं उठानी पड़ती है। माँ के दर्शन करने के लिए सारा रास्ता है जो वो लकड़ी का बना दिया है, और बीच बीच में रेस्ट रूम भी हैं, और टॉयलेट, वॉशरूम, और अगर किसी
कोई नहीं खड़ा हो पा रहा है लाइन में, तो उसके लिए मतलब कि बैठने की भी व्यवस्था है और पूरा एरिया कवर कर दिया है, जिससे कि हमें ठंड या बारिश ऐसे नहीं हम भीगें या बहुत ज़्यादा हमें ठंड ना लगे। और नीचे सारा लकड़ी का रास्ता कर दिया है कि हमारे पैर भी गीले नहीं हुए, क्योंकि पूरा रास्ता कवर है, तो काफ़ी ज़्यादा सेफ़ और बहुत अच्छा लगा मुझे इस बार ही जब मैं गई हूँ। मैंने दर्शन किए और दर्शन भी हमें बहुत अच्छे तरीके से करवाए। हमारे माथे पे टीका लगाया, हमें कलावा भी बांधा, तो लग रहा था कि हाँ फर्स्ट टाइम बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए हैं मैंने। नहीं तो पहले भी 3-4 बार गई हूँ, पर फटाफट से मतलब कि ये होता है कि चलो 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 चलो, ऐसे नहीं था, आराम से आपको दर्शन करने दे रहे थे। हाँ ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम आप रुक नहीं सकते, पर आप माँ को निहार सकते हैं। और जब हम माँ के दर्शनों के लिए लाइन में खड़े थे तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन के लिए तो नहीं, आगे आगे के जो मतलब कि 20-30 लोग होते हैं वहाँ तक पंडित जी आते हैं और आके हमारे माथे पर टीका लगाते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे ऐसे लगा कि मैंने पहली बारी बहुत अच्छे से ढंग से माँ के दर्शन किए हैं। नहीं तो पहले तो ऐसे करते हैं कि चलो 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 भागो भागो, और जो फर्स्ट टाइम आया होता है उसको तो पता भी नहीं चलता कि मैंने कहाँ पे दर्शन किए या मुझे कहाँ दर्शन करने थे, और कुछ समझ में नहीं आता है। तो आप लोग अगर जा रहे हैं तो अब काफ़ी अच्छी व्यवस्था हो गई है दर्शनों के लिए, तो ये बहुत खुशी की बात रही मेरे लिए। और अगर आपके साथ बुज़ुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं जो इतनी ज़्यादा देर लाइन में नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि आप सबको पता ही है कि बहुत ज़्यादा वेट भी करनी पड़ती है माँ के दर्शनों के लिए, तो फिर वो रेस्ट कर सकते हैं आराम से। वहाँ पे सोफ़ा वगैरह लगे हैं और रूम बने हुए हैं, तो ये वाली सुविधा बहुत बहुत अच्छी हो गई। दोस्तों मैंने ऐसे पहले कोई जानकारी वाला कोई ब्लॉग नहीं बनाया है, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं आपको अच्छी तरह से जानकारी दे सकूं। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम लोग नवरात्रों के बाद 19-20 तारीख को वैष्णो देवी गए थे। भवन की सजावट बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि नवरात्रों में बहुत अच्छे से सजाया जाता है भवन को। वैसे ही हर टाइम बहुत अच्छा सजा रहता है भवन, पर नवरात्रों पे तो सजावट है, जो फूल हैं मतलब कि देख के बंदा हैरान हो जाता है कि इतनी अच्छी सजावट है। और वैसे भी अभी तो माँ की यात्रा को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए कटरा से सीधा अर्धकुंवारी तक या भवन तक का रोपवे बन रहा है, जो कि अभी प्रोग्रेस में है, अभी वो फाइनल नहीं बना है। तो हम लोग 10-15 मिनट में ही फटाफट से भवन पे पहुंच सकते हैं। जो लोग मतलब पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं या जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो यात्रा करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और भवन पे भी परमानेंटली लाइटनिंग की जा रही है कि हर समय ही भवन जगमग करता नज़र आएगा। तो बहुत प्यारी प्यारी लाइट्स का काम चल रहा था कि जो भवन है दूर से पहले ही बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, अब कलर्ड अलग अलग रंगों की लाइटों से परमानेंटली उसको सजाया जा रहा है कि हर टाइम ही भवन बहुत प्यारा लगे देखने में। और जगह जगह पर लंगर की भी व्यवस्था है। जब हम यात्रा शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो वहीं पे ही लंगर हॉल है, उसके बाद अर्धकुंवारी में जहाँ पर नया रास्ता शुरू होता है भवन के लिए, उसके पास है लंगर हॉल। तो सांझी छत पे लंगर हॉल है। तो इस तरह से मतलब कि बहुत ज़्यादा बजट नहीं भी है तो हम आसानी से यात्रा कर सकते हैं। और यात्रा पंजीकरण की सुविधा भी बस स्टैंड के पास भी है। और अगर हम ट्रेन से जाते हैं तो जम्मू स्टेशन पे भी है, हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो प्लेन से जाते हैं तो वहाँ पे भी है। मतलब कि हर जगह पे आपको RFID कार्ड मिल जाता है आसानी से, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं होती है। और अगर आप फर्स्ट टाइम यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को मैंने यात्रा करते हुए देखा था, न्यूली मैरिड लोग भी थे काफ़ी, तो उन्होंने चप्पल पहन रखी थी। तो चप्पल बिल्कुल मत पहनिएगा, चप्पल की जगह कंफर्टेबल शूज़ हों तो यात्रा करनी बहुत इजी हो जाती है। क्योंकि चप्पल के साथ थोड़ी दूर तो हम चल सकते हैं, पर जितनी ज़्यादा चढ़ाई है
अर्धकुंवारी के बाद तो काफ़ी इजी वाला रास्ता हो जाता है। उससे पहले जब हम चढ़ाई स्टार्ट करते हैं तब काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, चढ़ाई ऊपर को होती है तो चलना मुश्किल होता है। तो इस वजह से हम शूज़ अगर पहने होंगे तो इजीली हमसे चढ़ाई हो जाती है, हमारे पैर भी दर्द नहीं करते हैं। चप्पल पहनना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जय माता दी दोस्तों, मैं यहीं पे अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ। अगर आपको ज़रा सी भी कोई भी जानकारी अच्छी लगी हो तो जय माता दी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी।